आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है मराठों के उदय के कारण। जैसे ही हम मराठा की बात करते हैं, मराठों की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है हमें महाराष्ट्र याद आता है। जय महाराष्ट्र। लेकिन प्रश्न बड़ा विचारणीय है, प्रश्न बड़ा कहीं न कहीं सोचने वाला है कि कहीं न कहीं जिन मराठों ने महाराष्ट्र में एक छोटे से राज्य की स्थापना की है, या शिवाजी की बात करें, शिवाजी एक छोटे से मराठा राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। वो मराठा राष्ट्र कहीं न कहीं धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं स्थापित हो गया। उन मराठों ने पूरे हिंदुस्तान पर कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। और दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि जब मराठे, एक तरह से देखा जाए, अगर मैं इस बात को करूं, जब मराठे महाराष्ट्र में अपने को स्थापित कर रहे हैं, तो प्रश्न बड़ा सोचने की बात है कि दिल्ली इस समय बहुत ताकतवर है। दिल्ली में कुल मिला के मुगलों का एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट गद्दी पर बैठा है जिसका नाम औरंगजेब है। और औरंगजेब जैसे ताकतवर व्यक्ति के रहते हुए शिवाजी का एक राष्ट्र का निर्माण करना, यह अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं मराठों का जो इतिहास है वो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में गौरवशाली है। और स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ना कि कुल मिला के मराठों ने महाराष्ट्र में एक राष्ट्र का निर्माण किया, लेकिन वो मराठे धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। यहां तक कि मराठों ने कटक से लेकर अटक तक पूरी सत्ता का विस्तार किया है। मराठों ने कुल मिला के हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। यानी मराठे पूरे हिंदुस्तान के क्षितिज पर छा गए। ऐसा कहा जाता है कि मराठा घोड़ों ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के अपने झरनों से प्यास बुझाई। तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के झरनों से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, इस प्रकार से कटक से अटक तक फैल गए हैं। तो ये जो महान मराठा राष्ट्र का निर्माण पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा है, तो हमारे लिए विचारणीय है और हमें जानना चाहिए कि आखिर इस मराठा राष्ट्र का या मराठों के उदय के कारण क्या थे। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है कि मराठों के उदय का कारण, और उसमें पहला कारण ही अगर देखे जाए तो मैं लिखा है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। महादेव गोविंद रानाडे एक पुस्तक लिखते हैं राइज ऑफ मराठा पावर, और राइज ऑफ मराठा पावर में वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह सी है जिसके कारण से मराठों को आगे बढ़ने का अवसर मिला, मराठा राष्ट्र निर्माण का अवसर मिला। क्योंकि महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुल मिला के पठारी है, पहाड़ी है, जंगली है, मैदानी क्षेत्र बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम मैदानी क्षेत्र है। समतल भूमि ना होने के कारण वहां पर कुल मिला के देखा जाए तो कृषि व्यवस्था पर कुल मिला के बहुत कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कृषि नहीं हो पा रही है। तो जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में लोग रहते हैं, जो जंगली क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जीविका को चलाने के लिए नेचर से दिन रात संघर्ष करते हैं। और जो संघर्ष करता है वही साहसी होता है, और जो साहसी और संघर्षशील होता है वही इतिहास का निर्माण करता है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी बन गई जिसके कारण से मराठों को कुल मिला के अपनी जीविका को चलाने के लिए कृषि ना ज्यादा होने के कारण अन्य विकल्पों को तलाश करना पड़ा। अन्य कुल मिला के क्षेत्रों में कह सकते हैं कि जैसे लूटमार करना, अन्य क्षेत्रों में कुल मिला के कहीं ना कहीं वसूली करना। मैंने अभी आपको एक शब्द आता है कुल मिला के मराठा हिस्ट्री में, मवाली। ये वो लड़के हैं जो मावल क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इन्हीं मावल क्षेत्र के लड़कों के बल पर शिवाजी ने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो मैं ये कहना, अगर मान के चलिए समतल जमीन होती तो कुल मिला के प्रोडक्शन ज्यादा होता, कृषि ज्यादा होती, तो लोग कहीं ना कहीं अन्य जो है विकल्पों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। यानी महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है जिसके कारण से वहां के लोग जीविका को चलाने के लिए साहसी हो जाते हैं, संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष और साहस के कारण उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा कारण अगर बात करें तो महाराष्ट्र का धर्म सुधार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय उत्तर भारत कहीं ना कहीं ऊंच नीच की भावना से, सामाजिक भेदभाव से, छुआछूत से या अन्य प्रकार की कुरीतियों से ग्रसित है, उस समय महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसका लक्ष्य है कि महाराष्ट्र के लोगों में सामाजिक एकता को स्थापित करना। चाहे वो संत ज्ञानेश्वर के नेतृत्व में चल रहा हो, चाहे कहीं न कहीं समर्थ गुरु रामदास के नेतृत्व में चल रहा हो, तुकाराम के नेतृत्व में चल रहा हो, नामदेव के नेतृत्व में चल रहा हो, ये जितने भी महाराष्ट्र के धर्म सुधार आंदोलन की जो विभूतियां हैं
इनका लक्ष्य यही है कि कुल मिला के कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, जो ऊंच नीच की भावना उसको समाप्त किया जाना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, जो सामाजिक कुरीतियां उनको समाप्त किया जाना चाहिए और महाराष्ट्र के लोगों को आपस में जुड़ना चाहिए। यहां पर एक शब्द आता है महाराष्ट्र धर्म। इस धर्म सुधार आंदोलन में भी एक धर्म है महाराष्ट्र धर्म। आखिर महाराष्ट्र धर्म है क्या? महाराष्ट्र धर्म है सामाजिक एकता को स्थापित करना। महाराष्ट्र धर्म है किसी के ब्राह्मणों के वर्चस्व को कुल मिला के नकारना। महाराष्ट्र धर्म का लक्ष्य है महिलाओं को कुल मिला के विभिन्न प्रकार के जो शोषण उनका हो रहा है उनसे मुक्त करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो इस प्रकार से इस धर्म सुधार आंदोलन ने महाराष्ट्र के लोगों में एका की भावना पैदा की है और इसी एका की भावना ने महाराष्ट्र के लोगों को आपस में जोड़ा और इसी जुड़ाव ने अंततः एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। और दूसरी बात की कुल मिला के कहीं ना कहीं में देखा जाए तो इस महाराष्ट्र के धर्म सुधार आंदोलन के जो नेता हैं वो अपनी बोली में कुल मिला के कहीं कहीं अपने जो है विचारों का प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अपनी एक बोली है जिसका नाम मराठी है और आप जानते हैं भाषा चाहे बोली कोई भी हो वो आपस में जुड़ने का काम करती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान सन 47 में आजाद हो गया लेकिन आज तक हम राष्ट्र भाषा अपनी तय नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं लेकिन 47 में इस पर हमारी सहमति नहीं बन पाई कि हिंदुस्तान की एक राष्ट्रीय भाषा एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से महाराष्ट्र के धर्म सुधार आंदोलन में जो कुल मिला के सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक एकता तो स्थापित ही की जा रही है लेकिन साथ में कुल मिला के वहां पर अपनी एक भाषा है और इस भाषा ने महाराष्ट्र के लोगों को एक किया। और आज भी आप देखने को मिलता है हम कहीं जय मध्य प्रदेश, जय उत्तर प्रदेश, जय बिहार नहीं सुनते हैं लेकिन जय महाराष्ट्र सुनते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस धर्म सुधार आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि जो महाराष्ट्र में रहेगा वो मराठा बनकर रहेगा, वो कहीं की एका की भावना जिएगा और इसी एकता की भावना ने अंततः महाराष्ट्र के अंदर एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का धर्म सुधार आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीसरी बात हम करें तो औरंगजेब की जो है हिंदू विरोधी नीति बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों को आपस में एक होने का अवसर प्रदान कर दिया। इसमें कोई कहीं ना कहीं कोई भी शक शुबहा नहीं है। जदुनाथ सरकार साहब जो अपनी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर यहां मानकर चलिए कि सपोज करिए दिल्ली के सिंहासन पर अगर कहीं अकबर बैठे होते, एक अपन सपोज करें, तो अकबर की जो नीति है वो सुलह कुल की नीति है, सबको साथ लेकर चलने की नीति है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, उदारता की नीति है। हो सकता है कि अकबर कहीं ना कहीं अगर यहां शिवाजी रहते तो शिवाजी से मुलाकात करके शिवाजी का जो असंतोष था उसको हो सकता था वो कम कर देते या समाप्त कर देते या वो कह देते कि भाई तुम दक्षिण भारत के सूबेदार बन जाओ। राजपूतों को जिस प्रकार से अकबर ने अपनी तरफ मिलाया और मिलाने के पश्चात अंततः राजपूतों का सहयोग उसको मिला और मिलने के पश्चात उसने कहीं कहीं मुगलों का एक बहुत बड़ा विस्तार कुल मिला के हिंदुस्तान के अंदर किया। हो सकता है कि दक्षिण भारत में यही सुलह कुल की नीति वो शिवाजी के साथ इंप्लीमेंट करता और शिवाजी संतुष्ट हो जाते और शिवाजी संतुष्ट हो जाते तो डेफिनेटली मान सकते हैं कि मराठा राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाता। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी क्रांति हो, कोई भी आंदोलन हो, बिना असंतोष के नहीं हो सकता है। और ये निश्चित रूप से है कि औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की नीति है, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान को दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। अकबर की जो धार्मिक नीतियां हैं उसमें वो बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति है उसके कारण से डेफिनेटली जो है मराठों को ये लगा होगा कि अगर औरंगजेब अपनी मिशन में कामयाब हो जाता है तो जो मराठे हैं, जो हिंदू धर्म के फॉलोवर्स हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस भय ने निश्चित रूप से मराठों को आपस में जोड़ा, आपस में एक किया और अंततः जब मराठे आपस में एक हुए तो उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति या औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने निश्चित रूप से हिंदुस्तान में मराठों को कुल मिला के आपस में जुड़ने का अवसर दिया है। और आप देख लीजिए कुल मिला के औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, चाहे वो जाटों का विद्रोह हो, चाहे बुंदेलों का विद्रोह हो, चाहे कुल मिला के राजपूतों का बाद में विद्रोह हो गया, चाहे सिखों का विद्रोह हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मराठों औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति डेफिनेटली कुल मिला के कहीं न कहीं इस मराठा राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा कारण बन गई, जिसके कारण से मराठों ने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं न कहीं दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दो राज्यों का होना, जरा समझिएगा इस बात को। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दो शिया राज्यों का होना यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि दक्षिण की राजनीति अब थोड़ी सी
कह सकते हैं अस्त व्यस्त सी हो गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अकबर जो है अपनी अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़ की कर रहे हैं और कुल मिला के अकबर के समय में खान देश को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन अकबर के पश्चात जब जहांगीर दक्षिण भारत में आए तो जहांगीर कुल मिला के सोच रहे हैं कि हम अहमदनगर को जीतें, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि अहमदनगर में जो मलिक अंबर है वो मराठों को लेकर कुल मिला के कहीं ना कहीं इस प्रकार से जहांगीर से संघर्ष करता है। और मराठों की शक्ति को देखने के पश्चात जहांगीर को भी लगा कि अगर हिंदुस्तान में मुगलों को बहुत लंबे समय तक राज करना है तो मराठों की शक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो दक्षिण की राजनीति इस समय है वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त सी है। जैसे ही अहमदनगर का पतन जो है शाहजहां के समय में हुआ, अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तो उसके बाद कुल मिला के बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दो राज्य, बीजापुर इधर कर्नाटक में और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है, ये जो दो राज्य हैं ये सशंकित हो गए, भयभीत हो गए। ये भयभीत हो गए कि भाई कुल मिला के कहीं ना कहीं अभी खानदेश को अकबर ने निगल लिया है, शाहजहां साहब ने कुल मिला के अहमदनगर को निगल लिया है, और दिल्ली के सिंहासन पर इस समय कौन बैठा हुआ है? औरंगजेब, जो कट्टर सुन्नी सम्राट है, वो सुन्नी जनता का सम्राट बनकर जीना चाहता है। और बीजापुर और गोलकुंडा ये दो राज्य कौन से हैं? ये शिया राज्य हैं। और स्वाभाविक रूप से शाहजहां के समय में ही इन दोनों राज्यों को समाप्त कर दिया गया होता। ये औरंगजेब तो चाह रहा था, लेकिन कुल मिला के दारा शिकोह के कारण ये दोनों राज्य बच गए हैं। और इस तरह से अब औरंगजेब जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो इन दोनों राज्यों को लगा कि अब हमारा जो है अंतिम दिन आ चुका है, अब हमको समाप्त किया जाएगा। इसीलिए दक्षिण भारत में आप जरा समझिएगा, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो जो दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा है और यहां महाराष्ट्र में मराठे हैं, तो बीजापुर और गोलकुंडा को यह लगा ये बीजापुर है और ये गोलकुंडा है और ये मराठे हैं और इधर दिल्ली है, तो दिल्ली जब अटैक करेगा तो कुल के रास्ता तो यही है। तो बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दो शिया राज्यों को लगा कि शिवाजी की जितनी ही मदद करेंगे तो मराठे उतने ही ताकतवर बनेंगे, और मराठे जब ताकतवर बनेंगे तो कुल मिला के बफर स्टेट का काम करेंगे, यानी औरंगजेब से कुल मिला के संघर्ष करेंगे और हम सुरक्षित बचे रहेंगे। इस प्रकार से बीजापुर और गोलकुंडा के जो दो राज्य हैं वो शिया राज्य हैं, वो दक्षिण भारत में हैं, वो औरंगजेब की नीतियों से भयभीत हैं, वो अपने अस्तित्व को समझ रहे हैं कभी भी खत्म हो सकता है, इसीलिए वो मराठों को ताकतवर बना रहे हैं, जिससे मराठे बफर जोन के रूप में कार्य करके औरंगजेब से संघर्ष करेंगे और नीचे के दो राज्य सुरक्षित बने रहेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिण की कुछ राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दो राज्यों कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मराठों को सहयोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दो शिया राज्यों का होना भी निश्चित रूप से मराठों के उदय का एक बहुत बड़ा कारण है। क्लियर? थोड़ा सा हम लोग जो है यहां पर एक बात और करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मलिक अंबर का योगदान। मैंने अभी आपको कहा कि कुल मिला के जब जो है जहांगीर दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीतने जा रहे थे, तो जब जहांगीर दक्षिण भारत को जीतने जा रहे थे तो अंततः दक्षिण भारत में यानी अहमदनगर में इस समय मलिक अंबर प्रधानमंत्री के पद पर है। और मैंने अभी कहा कि कुल मिला के मराठों को मलिक अंबर ने पूरी तरह से कुल मिला के प्रशिक्षण दे रखा है, उनको ट्रेनिंग दे रखी है। और मैंने अभी कहा कि महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें आमने सामने का युद्ध संभव नहीं है। औरंगजेब की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि औरंगजेब आमने सामने के युद्ध में तो पारंगत है, लेकिन चूंकि दक्षिण भारत में मैंने कहा कि विशेष रूप से महाराष्ट्र के बेल्ट में पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और इसीलिए आमने सामने का वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ये मराठे गुरिल्ला युद्ध में कुल मिला के पारंगत हैं, कहीं ना कहीं वो छापामार युद्ध में पारंगत हैं, जिसको दक्षिण भारत में वर्गीगिरी कहा जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मुगल जो है आमने सामने की लड़ाई में पारंगत थे और ये जो है गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मलिक अंबर ने एक तरह से मराठों को एक योग्य सैनिक बना दिया है जो पूरी तरह से गुरिल्ला युद्ध में पारंगत हो गए थे। और मलिक अंबर ने तो इसलिए किया कि अहमदनगर की सुरक्षा करेंगे, लेकिन जब अहमदनगर का पतन हो गया तो ये जो मराठे हैं जो एक टॉप क्लास के कुल मिला के सैनिक व्यवस्था में परिवर्तित हो चुके हैं, अब उन्होंने अपने कुल मिला के बल, शक्ति और वीरता के बल पर स्वयं एक राष्ट्र का निर्माण किया है। यानी मलिक अंबर का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मराठों के उदय में एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब मराठे पूरी तरह से जो है सैनिक व्यवस्था में परिवर्तित हो चुके हैं। और इसीलिए कह सकते हैं कि मलिक अंबर का एक बहुत बड़ा योगदान था। मैंने अभी कहा कि जहांगीर जब दक्षिण भारत में गया और उसने मराठों की वीरता को देखा तो उसने क्या कहा कि मराठों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और पहला मुगल सम्राट है जो मराठों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसको हम उमरा वर्ग कहते हैं, उसमें वो शामिल करता है।
यानी इस समय मराठे चाहे वो मुगलों के यहां सेवा कर रहे हो, चाहे बीजापुर के यहां सेवा कर रहे हो, चाहे गोलकुंडा, तो सभी प्रकार के टैक्टिक्स जो हैं, सभी प्रकार की युद्ध कलाओं को सीख रहे हैं। और जब उनको राष्ट्र का निर्माण करना हुआ तो वो आपस में एक हो गए और अंततः अपनी वीरता के बल पर उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है कि परिस्थितियां तो सब कुछ है, लेकिन नेता भी तो होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बार बार कहता रहता हूं, किसी भी राष्ट्र की बात हो, किसी भी राज्य की बात हो, किसी भी देश की बात हो, यदि उसका नेतृत्व करने वाला योग्य नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कहीं ना कहीं 100 गीदड़ अगर हों और उनका कुलना के सेनापति अगर शेर को बना दिया जाए, और 100 शेर हों और उनका सेनापति एक गीदड़ का बना दिया जाए, तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं वह सेना जीतेगी जिसका सेनापति कुलना के शेर होगा, भले उसके सैनिक गीदड़ हों, क्योंकि नेतृत्व करने वाले का किसी भी राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं तो बार बार कहता रहता हूं, ये हम लोग धन्य हैं कि इस समय हमारे देश का नेतृत्व कुछ ऐसे लोगों के हाथों में है, या कुछ एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके कारण से हमारा देश कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुरक्षित भी है और दुनिया के विश्व पटल पर कहीं ना कहीं अपनी गरिमा में बात को रख भी रहा है। इस प्रकार से मैं ये बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि शिवाजी जैसे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शिवाजी एक ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व है, शिवाजी एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने मराठों की बिखरी हुई शक्ति को पहले संगठित किया। मैंने क्या कहा, परिस्थितियां तो सब है, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति है, धर्म सुधार आंदोलन भी है, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति भी है, या शिया सुन्नी जो राज बीजापुर गोलकुंडा है वो भी है, मराठे सैनिक रूप में कन्वर्ट भी हो चुके हैं, लेकिन इन सबको आपस में जोड़ने का काम भी तो नेतृत्व करने वाला करना होना चाहिए। तो इसीलिए शिवाजी जैसे व्यक्तित्व का होना, और अंततः मराठे तो गोलकुंडा के ऐसा थोड़ी है कि शिवाजी पहले मराठा सेना नायक हैं, इनके पिताजी स्वयं शाहजी भोसले बीजापुर की सेवा में थे। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े मराठा सेना नायक हैं, जो कुलना के कहीं कोई मुगलों की सेवा में है, कोई गोलकुंडा की सेवा में है, कोई बीजापुर की सेवा में है, तो शिवाजी ने इन सभी मराठा सेना नायकों को आपस में एक मंच पर लेकर आए। मैं यूं कह सकता हूं कि शिवाजी वह चमत्कारिक व्यक्तित्व है जिसने मराठों की बिखरी हुई शक्ति को संगठित किया और एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। इसलिए शिवा को राष्ट्र निर्माता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर मराठों के उदय में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और अंततः ये मराठे जब मराठा राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे का इतिहास अपने आप में बड़ा स्वर्णिम है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे पेशवाई युग हो, और अंततः मराठों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि मराठा घोड़ों ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के झरनों से अपनी प्यास बुझाई। मैं कहीं ना कहीं इस टॉपिक को यहीं पर रोकूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।